सभी अपना माइक म्यूट रखें। यस, ठीक है। सो आज अपन स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, है ना। फर्स्ट ईयर की क्लास है ये। तो इसमें अपन पढ़ चुके हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमने ज्योमेट्रिकल पढ़ लिया था और सिस ट्रांस देख लिया था, क्योंकि वही ज्योमेट्रिकल के टाइप्स हैं। देन कैन इनगोल्ड के प्रीलॉग के रूल्स हमें पढ़ने थे आज, तो वो हम देखते हैं। सो रूल्स ये हैं इनके, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब आप सिस और ट्रांस बताओगे, तो सिस और ट्रांस बताने के लिए आपको मिनिमम 2 आइसोमर्स ऐसे होने चाहिए कि आप मतलब मिनिमम 2 ग्रुप्स ऐसे होने चाहिए सेम, जिसकी वजह से आप एक को सिस बोल सको और एक को ट्रांस बोल सको, है ना। बट अगर चारों ग्रुप्स डिफरेंट है तो फिर आप कौन सा नॉमेनक्लेचर यूज करोगे? तो मैंने आपको बोला था आप ई और जेड नॉमेनक्लेचर यूज करते हो, है ना। तो जब ई और जेड नॉमेनक्लेचर यूज करते हो, तो जब अगर दोनों ग्रुप्स हैं हायर प्रायोरिटी के हैं और वो सेम जगह पे अरेंज है, मतलब हायर प्रायोरिटी वाले ऊपर हैं दोनों ग्रुप्स और लोअर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप्स नीचे हैं, तो उस केस में आपको जुजामिन जेड आइसोमर मिलता था। और अगर डायगोनली प्लेस्ड है ये, तो ई मिलता था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कहन इनगोल्ड प्रीलॉग के क्या रूल्स थे। तो उन्होंने बोला कि अगर चारों ग्रुप्स डिफरेंट है तो आप किसको हायर प्रायोरिटी दोगे? तो अगर ऑक्सीजन है मान लो और कार्बन है, तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है? आपको जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी देनी है। सो यू विल गिव प्रायोरिटी टू ऑक्सीजन, ठीक है। पहला रूल ये बोला उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि अगर आइसोटोप्स हैं, तो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग व्हाट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक, यस, ठीक है। सो इफ वी आर टॉकिंग ऑफ आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, है ना। तो अगर आइसोटोप्स हैं तो आपको इसमें जिसका हायर एटॉमिक मास होगा उस वाले आइसोटोप को प्रायोरिटी देनी है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक है हाइड्रोजन तो खुद ही है, ड्यूटीरियम ट्रिटियम, ठीक है। सो प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? अगर एक H11 है, H12 है, एक H13 है, H13 को दोगे। सिंस यहाँ पे 1 और 2 को कंपेयर किया है, तो ड्यूटेरियम की प्रायोरिटी बताई हुई है। अब अगर कार्बन से ऐसे ग्रुप्स अटैच्ड है जिसमें अगर आप पहला एटम देखते हो तो वो भी सेम है, फिर आप दूसरे पे जाओगे। तो अगर क्या केस होता है, सभी अपना माइक प्लीज म्यूट रखें। तो क्या करोगे आप? तब आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डबल बॉन्ड है, ये 2 कार्बन है, इससे जुड़े हुए ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये इथिल ग्रुप है, ये प्रोपिल ग्रुप है, ठीक है। अब आप इस केस में किसको प्रायोरिटी दोगे? तो आप इस ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे। कैसे देखा? हमने देखा कि इस कार्बन से पहला भी कार्बन है, दूसरा भी कार्बन है। फिर हमने दूसरा चीज देखी तो यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था। फिर हमने तीसरी चीज देखी तो फिर से हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था।
तो फर्स्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं मिला, तो हम सेकेंड कार्बन पे गए। सेकेंड कार्बन पे हमने देखा कि यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है। हमने यहाँ सेकेंड पे देखा कि 2 हाइड्रोजन है और तीसरा कार्बन है। तो दिस ग्रुप बिकम हायर इन प्रायोरिटी, तो आपने इसको प्रायोरिटी दी। ठीक है। सो ये आपका इस टाइप का जब सिचुएशन आता है तो वी से इट कि हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे। ऐसा पॉइंट, पहला पॉइंट जहां से आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है वो आप काउंट करते हो। फोर्थ आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नाउ ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में अपन देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में आप ई और जेड कैसे दोगे। सो सी, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है। इससे एक ग्रुप आपका मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ग्रुप आपका जुड़ा है इथिल ग्रुप, और इधर पे भी एक मिथिल है और एक इधर हाइड्रोजन है। तो पहले अपन इस कार्बन पे फोकस करते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमें एग्जाम में भी सॉल्व करना है। तो आप देखोगे पहला कार्बन है, पहला कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। फिर आप तीसरे एटम पे जाते हो तो आपको कार्बन मिलता है, तो दिस ग्रुप बिकम हायर इन प्रायोरिटी। तो ये मान, मैं इसको डॉट बना देती हूँ कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। फिर आप इसमें देखोगे तो इसमें नेचुरल सी बात है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो जब दोनों प्रायोरिटी सेम वाले होते हैं तो हम इसको जेड असाइन करते हैं। सो दिस कंपाउंड बिकम्स जेड इन व्हाट, जेड आप इसको असाइन करोगे। ये चीज बहुत अच्छे से समझना सब, क्योंकि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में जब देखोगे तो ई जेड पे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, और इस ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर से और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से, मतलब सिस और ट्रांस, एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए ये टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं पढ़ा भी नहीं रही हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ई और जेड आपको छोड़ के नहीं जाना है। नाउ ये अगर अपन दूसरा एग्जाम्पल देखें तो इस दूसरे एग्जाम्पल में क्या देखोगे आप। ये एग्जाम्पल तो इजी है, इसमें आपको पता है कि क्लोरीन की ज्यादा है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इसमें आप देखोगे तो CH3 की प्रायोरिटी ज्यादा है ना। तो ये डायगोनली हो गए, तो इसका ई नॉमेनक्लेचर हो गया। अब आप इसमें देखोगे तो इसमें प्रायोरिटी CH3 की ज्यादा है। अब ब्रोमीन क्लोरीन में किसकी ज्यादा है, तो ब्रोमीन क्लोरीन में ब्रोमीन की ज्यादा है, क्योंकि क्यों, इसका एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है और मास भी ज्यादा है। सो ये आपका हो गया ई एंड जेड। अब हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक आपका है कि कैसे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। तो एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। तो जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप देखते हो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, स्पेक्ट्रा एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या देखोगे कि केमिकल रिएक्शन से क्या चेंज हो रहा है। तो जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हो तो आप अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, है ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ट्रांस आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल है तो ये क्रिस्टल लैटिस में इजीली फिट हो जाता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगती है ना, मतलब एनर्जी ज्यादा लगती है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सो ट्रांस आइसोमर हैज अ मेल्टिंग पॉइंट हायर देन द सिस। नाउ द रीजन इज दैट कि ट्रांस आइसोमर सिमेट्रिकल है, क्रिस्टल लैटिस में इजीली फिट होता है, अच्छे से फिट होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू सिस। नाउ अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि सिस और ट्रांस में डिफरेंशिएट करती है वो है आपकी डायपोल मोमेंट। तो जब आप ट्रांस का डायपोल मोमेंट देखोगे तो सिंस ये डायगोनली प्लेस्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल Cl और ये HBr है, तो इसमें क्या होगा कि ये ट्रांस है ना, क्योंकि ये डायगोनली सेम ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका डायपोल मोमेंट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये दे कैंसिल ईच अदर। इस कैंसिल होने के कारण ट्रांस का डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है। ठीक है। सो ये आपका था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे दो डिफरेंस, एक मेल्टिंग पॉइंट और एक डायपोल मोमेंट। अभी हम देखेंगे
केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे आप सिस ट्रांस को कैसे डिफरेंशिएट करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम भी ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आप अगर देखोगे चैनल पे तो डला भी हुआ है क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड। ठीक है, तो ये आप देखो। अब अच्छा, एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर ये ट्रांस अरेंजमेंट है ना, ट्रांस अरेंजमेंट में एक ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यस, सो डायपोल मोमेंट, मैंने बोला ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रांस में डायगोनली प्लेस्ड होते हैं दोनों ग्रुप्स सेम। तो जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं तो दोनों सेम ही पावर से खींच रहे हैं, तो कैंसिल हो जाता है उनका डायपोल मोमेंट, एड ऑन नहीं हो पाता है ना, दे रेनफोर्स ईच अदर, तो वो कैंसिल हो जाता है। इसलिए ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट सिस के कंपैरिजन में 0 होता है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस कंडीशन कि अगर ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग का मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस केस में भी 0 हो गया। अब अगर यहाँ पे दे रहा है तो भी 0 हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब ये एक कंडीशन है सिस की। सिस में इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। सो सिस पे भी आप देख रहे हो कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ मिल रहा है, बट ट्रांस में ऐसा नहीं हो रहा था। फिर एक केस ये आता है कि ट्रांस और सिस है, और इसमें एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक विड्रॉइंग है। तो इस केस में भी आप देखोगे कि in case of trans isomer, the bond moment add vectorially and reinforce each other and leading to higher dipole moment for this isomer. And the vectorial addition for cis leads to lower value for the resultant dipole moment. ये cis का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ये ट्रांस का आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो ये ट्रांस का है और यहाँ ये सिस का, ये वाला। तो यहाँ पर भी सेम चीज ही बताई है कि जैसे यहाँ पर जो सिस था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट मिल रहा था, है ना। नाउ अगर आप इस वाले मॉलिक्यूल को देखते हो कि इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट डोनेट कर रहा है, एक ले रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको डायपोल मोमेंट मिलेगा। ठीक है ना, कि दे विल एड इन द सेम डायरेक्शन है ये। फिर आप यहाँ पर देखोगे सिस में, सो सिस में भी आपको रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मिल रहा है, बट इसकी वैल्यू थोड़ी कम है। नाउ अगर आपको केमिकल बेस पे सिस और ट्रांस के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, सो फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब सिस एंड ट्रांस, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट आर सेम। जैसे ये सिस है ना, सिस, सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, सो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश देम। किस बेस पे, केमिकल रिएक्शन के बेस पे। बट फिर भी कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके बेस पे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। तो वो रिएक्शंस क्या है, वो रिएक्शन है, देखो आप, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन। सो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कब होता है, जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और इनमें से इंट्रामोलिक्यूलर वाटर का रिलीज हो जाता है। जब आप देखोगे तो जो आपको ग्रुप मिलता है वो कुछ इस तरीके का होता है, एंड दिस इज नोन एज एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये अगर आपको ग्रुप प्रोडक्ट में मिलता है देन यू विल से व्हाट, कि मुझे एनहाइड्राइड मिला है या फॉर्मेशन एनहाइड्राइड का हुआ है। ठीक है, नाउ यू विल सी हियर क्या, कि एक रिएक्शन है जिसमें एनहाइड्राइड बन रहा है, मैलिक एसिड सिस आइसोमर, मैलिक एसिड का सिस आइसोमर रिएक्ट कर रहा है और आपको मैलिक एनहाइड्राइड दे रहा है। ठीक है, एंड इसका नाम है ब्यूट 2ene 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, इसकी नंबरिंग कैसे हुई है ये देखते हैं, 1 1 2 3 एंड द 4, सो 1,4 डाइओइक एसिड एंड ब्यूट
टू इन, क्योंकि सेकेंड पोजीशन इन का नंबर हम लोएस्ट पे जो होता है उधर से देते हैं। सो ये आपका एनहाइड्राइड बना। कैसे बना कि ये मैलिक एसिड था, इसमें से वाटर का रिमूवल हो गया तो ये दोनों जुड़ गए, तो ये आपका मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ। सो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ है ना। बट अगर आप ट्रांस देखोगे, ये सिस था, अगर आप इसका ट्रांस आइसोमर देखोगे जो इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड। देख रहे हो नाम कैसे बदल रहा है? अगर सेम साइड पे ग्रुप्स हैं तो उसका नाम कुछ और है ना। ग्रुप आजू बाजू हो गए तो इसका नाम चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि दे आर केमिकली डिफरेंट, है ना। तो इससे क्या मिलेगा आपको, ये देखते हैं हम। ट्रांस वाला कोई रिएक्शन ही नहीं देता, ठीक है। अब ट्रांस वाला रिएक्शन नहीं देता क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायगोनली प्लेस्ड है, तो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होकर एनहाइड्राइड बनेगा कैसे, है ना। तो ये रिएक्शन नहीं देता। तो केमिकली हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू, दैट cis isomer forms anhydride but trans don't, and you have to give the example। तो मैलिक एसिड का एग्जाम्पल सिस के लिए, फ्यूमेरिक एसिड का एग्जाम्पल ट्रांस के लिए देना है, ठीक है। मैलिक एसिड क्या है? जब दोनों COH ग्रुप कार्बन के डबल बॉन्ड के सेम साइड हो तो वो आपका मैलिक एसिड है, अगर वो डायगोनली प्लेस्ड हो तो वो आपका फ्यूमेरिक एसिड है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ये EZ और इस यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। बहुत आसान यूनिट है और काफी स्कोरिंग है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो अभी तक हमने देखा था क्या, ज्योमेट्रिकल। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको 2-4 चीजों की बात करनी है। वो है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाएगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अनपोलराइज्ड लाइट होती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइट है, इसका चारों मतलब इसके डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में ये लाइट है, ठीक है। तो दिस लाइट इज अनपोलराइज्ड। अब अगर आप इसको निकोल प्रिज्म या कैल्साइट क्रिस्टल से पास करोगे तो यू विल गेट लाइट इन वन डायरेक्शन। दिस इज नोन एज पोलराइज्ड लाइट। नाउ ये डिटेक्टर अगर जब इसको डिटेक्ट करेगा तो यहाँ पे आ जाता है बियर लैम्बर्ट्स का लॉ, कि अभी हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ किस फेनोमेना पे स्पेक्ट्रोमीटर्स वर्क करते हैं। तो ये हुआ आपका कि अनपोलराइज पोलराइज लाइट क्या होती है। अब अगर कोई मॉलिक्यूल है वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर पा रहा है, अगर वो राइट रोटेट करता है तो वो डेक्स्ट्रो हो जाता है, अगर वो लेफ्ट रोटेट करता है तो वो लीवो रोटेटरी हो जाता है, ठीक है। ये दो चीजें, अगर वो रोटेट कर पा रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर वो रोटेट नहीं कर पा रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। यू कैन सी हियर ऑल्सो such substances are called optically active, ठीक है। Now light vibrating only in one plane is known as plane polarized light। ये प्लेन पोलराइज लाइट है। अभी देखो ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसका हर उसमें डायरेक्शन है। जब आपने इसको पोलराइजर या निकोल प्रिज्म से पास किया तो सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट मिली। ना इस चीज को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलैरीमीटर, वो आपको यहाँ उतना नहीं पढ़ना है। अब इसका स्पेसिफिक रोटेशन को आप अल्फा से डिनोट करते हो और इसका जो फॉर्मूला होता है वो अल्फा अपॉन I/C होता है, ठीक है। तो C आपका यहाँ पर किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, कंसंट्रेशन है, और L आपका डेसीमीटर्स में लिया हुआ है, लेंथ है सेल की, जिस भी क्यूबिट में आप रख रहे हो उसको।
सो डायरेक्शन ऑफ लाइट, अगर राइट में मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इफ इन लेफ्ट देन लीवो। अच्छा, डेक्स्ट्रो को आप क्लॉकवाइज भी कह सकते हो और लीवो को आप एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हो। नाउ कमिंग टू कि व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स so that they can be optically active. So conditions basically है ना, कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो कंडीशन फर्स्ट इज किराल कार्बन होना चाहिए। अब इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, वो कार्बन जिससे सारे अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो आपका किराल कार्बन होता है, और उसको हम एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं। तो किराल कार्बन को आप एसिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हो। इस कार्बन को आप स्टीरियो सेंटर भी कहते हो या स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हो। तो इसके कई सारे नाम है, तो अगर कोई भी नाम आ जाए तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या आ गया, है ना। डरना नहीं है, हमें पता है कि ये क्या होता है। ओके, सो पहला होना चाहिए कि किराल कार्बन होगा अगर मॉलिक्यूल में तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो जैसे आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड मिरर में बन रहा है, उसको सुपर इम्पोज आप नहीं कर सकते, है ना। तो दीज आर व्हाट, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो दूसरा पॉइंट आता है आपका कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस अगर बन रही हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। फिर तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जिसकी बनती हैं उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स, ठीक है, इनैंशियोमर्स। अब हम देखेंगे, इसको मैं इरेज करती हूँ। तो दो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, एक है किराल, एक है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बननी चाहिए। तो अब आप देख सकते हो लैक्टिक एसिड में एक OH ग्रुप है, एक COOH है, एक CH3 है। ये लैक्टिक एसिड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टीरोजेनिक सेंटर है या किराल कार्बन है ना, क्योंकि चारों ग्रुप्स इसमें अलग हैं। नाउ अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको हम ए कायरल कहते हैं या ए किराल कहते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू, ये IUPAC नेम दिए हुए हैं, इसका कोई उतना वो नहीं है। यस, इनैंशियोमर्स। सो इनैंशियोमर्स आपका एक दूसरी प्रॉपर्टी है जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की होनी चाहिए। तो मैंने आपको बोला नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर नथिंग बट इनैंशियोमर्स। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो अपनी मिरर इमेज बना रहा है बट वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो वो क्या हुआ? वो इनैंशियोमर हुआ, ठीक है। अब आप देखो, ये लैक्टिक एसिड का एग्जांपल यहाँ लिया हुआ है। लैक्टिक एसिड, ये एक मॉलिक्यूल लिया है, C एक जगह OH है, एक जगह CH3 है, एक जगह COOH है और एक जगह H है। अब मैं इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करूंगी तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं? ये H तो यहीं रहेगा, ये COH यहाँ आ जाएगा, ये OH यहीं रहेगा। अब आप इस पूरे को जब उठाओगे ऐसे और इस पे रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, and hence these two are enantiomers of each others. Okay, so what should be the definition of enantiomers? The compounds which form non-superimposable mirror images of each other are known as enantiomers. ये देखो, ये इम्पोज करके दिखाया है कि ये क्या नहीं हो पा रहे, सुपर इम्पोज हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप देखो ये जो CH3 है ये CH3 पे नहीं आ रहा, ये H पे नहीं आ रहा, है ना। नाउ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे ये इनैंशियोमर्स होंगे कि नहीं होंगे, तो आप मिरर इमेजेस ड्रॉ करो उनकी और आप उनको सुपर इम्पोज करने की ट्राई करो, ठीक है। जैसे अभी मेरे दोनों हाथ दे आर सुपर इम्पोज्ड, ठीक है, क्योंकि मेरी ये फिंगर इस पे है, ये थंब इस पे है। बट जब आप इसको ड्रॉ करोगे और आप सुपर इम्पोज करने की कोशिश करोगे, है ना, जैसे ये, दीज आर नाउ नॉट सुपर इम्पोजेबल। वाई? क्योंकि एक थंब यहाँ है, एक थंब यहाँ है। तो सेम चीज यहाँ करनी है। नाउ डाइस्टीरियोमर्स,
सो डायस्टीरियोमर्स इनेंशियोमर्स का जस्ट ऑपोजिट है। दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, बट ये मिरर इमेजेस नहीं है। ठीक है, तो मान लो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको यहाँ पर, एक ये कंपाउंड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो आप देखोगे एक में दोनों ए एक साइड है, बी एक साइड है, इसका जस्ट ऑपोजिट ये कर दिया सेकंड को। देन थर्ड में क्या किया कि जो फर्स्ट का है उसमें बी को इस साइड कर दिया। फोर्थ में क्या किया, सेकंड वाले के ए को इस साइड कर दिया। सो यू कैन सी फर्स्ट एंड सेकंड आर मिरर इमेजेस। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ आर मिरर इमेजेस, है ना, मिरर आइसोमर्स है। बट फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एंड सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। बट आप देखोगे कि फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ ये आपस में क्या है, ये आपके डायस्टीरियोमर्स है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनेंशियोमर्स है, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। तो आप फर्स्ट और थर्ड को देखो, ये दोनों क्या है, मिरर इमेजेस तो नहीं है, मिरर इमेजेस नहीं है, और दे आर व्हाट, आप इनको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो तो वो भी नहीं होंगे। सो ये आपके हुए इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। सो डायस्टीरियोमर्स आर व्हाट, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मिरर इमेजेस नहीं होते हैं ये, एंड दे आर आइसोमर्स, ऑल्दो दे आर आइसोमर्स बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस। बट इनेंशियोमर्स को मिरर इमेजेस होना ही पड़ता है। ठीक है, नाउ एक मीजो कंपाउंड, ये जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि किरैलिटी की एक एक्सेप्शन है ना, वो एक्सेप्शन क्या है वो आप यहाँ देखो। देखो आप यहाँ देखोगे कि ये जो कंपाउंड है वो मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूं, COH OH, ठीक है, COH और यहाँ H। तो इस पे इस कार्बन पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट है ना, एक जगह COH है, एक OH है, एक H है, एक यहाँ कार्बन जोड़ा है। ये एक स्टीरियो सेंटर है, ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। बट इसमें कायरल कार्बन होने के बाद भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, कंडीशन में एक पॉइंट और ऐड कर लो, कंडीशन में एक पॉइंट और ये है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी देयर। ठीक है, सो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब ये क्या हो रहा है इस कंपाउंड में, ये आधा कंपाउंड ऐसे ओवरलैप करेगा, तो ये ओवरलैप करेगा तो क्या होगा कि ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस यूनिट, जितना हमें पढ़ना था इस यूनिट में। और आई होप आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी यूनिट पढ़ेंगे। तो अब किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ओके।